और इस वक्त सबसे अहम और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भाजी हैं। लाठीचार्ज वहां पर हुआ है। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर ये पहुंचे हुए थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे और ऐसे में वहां पर पुलिस ने लाठियां भाजी हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचे थे। मुख्यमंत्री का पुतला वहां पर ये फूंक रहे थे। हाथरस में जिस तरीके से घटना सामने आई, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन पर लाठियां बरसाई गई हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल जो जानकारी हमारे पास आ रही है और उनको इको गार्डन भेजा गया है। अलाउद्दीन बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर। अलाउद्दीन, इस वक्त मौके पर क्या स्थिति है? देखिए, पूरी घटना अब से 10-15 मिनट पुरानी है। छात्र सभा के करीब 1 दर्जन लोग अचानक जो 5 कालिदास मार्ग है, जो मुख्यमंत्री आवास है, वहां पहुंच जाते हैं और प्रदर्शन करना शुरू करते हैं और उनके हाथों में पुतले होते हैं। हालांकि पुतला उन्होंने जला दिया था, लेकिन पुलिस ने उन सबको लाठीचार्ज करके इधर भीतर कर दिया। फिलहाल उनको गिरफ्तार करके इको गार्डन ले जाया गया है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति क्यों आई कि इन पर लाठियां बरसानी पड़ी? अलाउद्दीन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। वहां पर पुतला फूंक रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने वहां पर इन कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई हैं। ये लाठी चार्ज की तस्वीरें भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर के वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि ये वहां पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने के लिए पहुंचे हुए थे और इस दौरान वहां पर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए इन कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ की, जहां पर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां भाजी हैं। समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता पोस्टर लेकर के पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने के लिए वहां पर पहुंचे थे। हाथरस की घटना को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और इसी को लेकर के पुलिस ने कार्यकर्ताओं को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर यहां पर यह है कि कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और इनको पुलिस की टीम इको गार्डन लेकर के गई है। ये देख सकते हैं आप, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने किस तरीके से वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है लखनऊ की, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले लखनऊ में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है। और अब बात करते हैं हाथरस की निर्भया की। हाथरस की निर्भया को जल्द इंसाफ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया है। गृह सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। मुख्यमंत्री ने एसआईटी से घटना की तह तक जाने और जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के आदेश दिए हैं। हाथरस की निर्भया को मिलेगा इंसाफ। सीएम योगी ने एसआईटी का किया गठन। गृह सचिव भगवान स्वरूप करेंगे अध्यक्षता। एसआईटी में दलित और महिला अधिकारी शामिल। जांच के बाद एसआईटी जल्द सौंपेगी रिपोर्ट। हाथरस मामले में जड़ तक पहुंचने के लिए सीएम योगी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी जांच के बाद जल्द ही सीएम को रिपोर्ट सौंपेगी, जिससे सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हाथरस पीड़िता की मौत मामला लगातार सुर्खियों में है और मामले में कई पेंच सामने आ रहे। परिवार के सदस्यों का बयान कई जगहों पर मेल नहीं खा रहा। परिवार के कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने जबरदस्ती पीड़िता का अंतिम संस्कार कराया, लेकिन न्यूज़ 18 के हाथ एक ऐसा वीडियो लगा है जो परिवार के दावों को गलत बता रहा। दरअसल लड़की का अंतिम संस्कार जब हुआ तो हाथरस की निर्भया के परिवार के कुछ लोग और निर्भया के दादा भी अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद रहे। पिताजी का नाम निवासी आप बाबा? मेरा नाम इंद्र पाल है। अच्छा है। और पिताजी का नाम क्या है? वंशी। यहीं के रहने वाले हो?
लड़की के बाबा हैं ये? लड़की हरिजन है। अच्छा नहीं, लड़की के बाबा। आप बाबा हो ना? हाँ। अच्छा ठीक है। एक बेटी दुनिया छोड़कर चली गई। जरूरत है इस मामले में जांच के बाद जल्द सच सबके सामने आने की, जिससे मामले पर उठते सवालों का सही जवाब मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर हाथरस केस को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार दोनों ही काफी गंभीर है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने सीएम योगी से बातचीत की। सीएम योगी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पीएम ने सीएम से इस मामले के आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने बकायदा ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस की घटना पर उनसे बातचीत की है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। और न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएम ने यहां पर संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार से फोन पर बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीड़ित परिवार से मिले एडीएम, पिता रिश्तेदारों को लाया गया है चंदप्पा थाना। जिलाधिकारी अपने फोन से सीएम से बातचीत कराएंगे, तो मुख्यमंत्री यहां पर बातचीत करेंगे। यह जानकारी इस वक्त आ रही है पीड़ित परिवार से। जिलाधिकारी के फोन से यह बातचीत होगी। पिता रिश्तेदारों को चंदप्पा थाना लगाया गया है। मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। जिलाधिकारी अपने फोन से सीएम से परिवार की बातचीत कराएंगे। न्यूज़ 18 की खबर का मुख्यमंत्री ने यहां पर संज्ञान लिया है। पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पिता रिश्तेदारों को लाया गया है चंदप्पा थाना। यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले इस बात की जानकारी दे रहा है कि पीड़ित परिवार से बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब से थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि यह बातचीत होगी। पीड़ित परिवार से फोन पर यह बातचीत मुख्यमंत्री करेंगे। पीड़ित परिवार से एडीएम मिले हैं और बातचीत करने के लिए सुमित शर्मा हमारे संवाददाता हाथरस से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुमित, कितनी देर में यह बातचीत होगी और कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं? अनुपम, अभी एडीएम हाथरस जगदम्बा प्रसाद पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचे थे। पीड़ित परिवार के पीड़िता के पिता से बात की थी। उन्होंने ये अपनी बात रखी थी कि मुख्यमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं, परिवार से बात करना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। कृपया करके आप हमारे साथ चलिए। जिलाधिकारी हाथरस अपने फोन से मुख्यमंत्री से आपकी बात कराएंगे। एडीएम की बात पर पीड़ित परिवार ने काफी देर अपना सलाह मशवरा किया। उसके बाद पीड़ित परिवार से पीड़िता के पिता और 2-3 रिश्तेदार एडीएम साहब की गाड़ी में बैठ के थाना चंदप्पा पहुंचे हैं। अभी मुख्यमंत्री से बात हो रही है, कराई जा रही है जिलाधिकारी। अभी थोड़ा समय लगेगा। अनुपम। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से पूरा मामला लगातार सुर्खियों में रहा, परिवार ने भी तमाम तरह की बातें कही, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने चीजों को साफ किया, लेकिन न्यूज़ 18 कहीं ना कहीं सत्यता दिखाता रहा और यह बात बताता रहा कि इस पूरे मामले में जो चीजें, जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, उनकी सच्चाई क्या है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही कानपुर से। घूसखोर जेई का वीडियो वायरल हो रहा है। नगर निगम के जूनियर इंजीनियर पर आरोप लगा है। जेई संतोष कुमार विश्वकर्मा पर आरोप लगा है। ठेकेदार से इंटरलॉकिंग के नाम पर घूस ले रहा था। नगर निगम के अफसरों ने इसके बाद चुप्पी साध ली है। वीडियो आप देखिए। नगर निगम के जूनियर इंजीनियर पर यह आरोप लगा। यह वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जेई संतोष कुमार विश्वकर्मा पर यह आरोप लगा है। ठेकेदार से इंटरलॉकिंग के नाम पर घूस ले रहा था। नगर निगम के अफसरों ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। घूसखोर जेई का वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। अब देखना यह है कि नगर आयुक्त साहब और कानपुर के जिलाधिकारी इस मामले पर क्या एक्शन लेते हैं। और बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, इस वीडियो के सामने आने के बाद इतना तो पता है कि पैसे दो और काम कराओ, यही धंधा चल रहा है कानपुर के नगर निगम में। देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने के लिए भले ही सरकार तमाम दिशा निर्देश दे रही है और तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, मगर शायद कानपुर के नगर निगम के कुछ अधिकारियों को ये पहाड़ा समझ नहीं आ रहा है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। अब कहीं ना कहीं भुगतान के नाम पर जूनियर इंजीनियर किस तरह अपने कैबिन में डंप पर विराजमान है और जो ठेकेदार अपना भुगतान कराने के, रनिंग पेमेंट कराने के लिए जेई, एई, एक्सीएन और यहाँ तक कि नगर आयुक्त तक इसका कमीशन तय होता है। अगर हम सूत्रों की माने और जिस ठेकेदार की माने तो निर्माण के काम में
25 से 30% और सप्लाई के काम में 18 से 20% का कमीशन देना पड़ता है, तब भुगतान होता है। क्योंकि कोरोना काल के दौरान काम नहीं हुए और भुगतान नहीं हुए, अब पिछले 15 दिन के अंदर से जो चेक्स कट रही हैं, जो भुगतान हो रहे हैं, उसमें बिल्कुल। फिलहाल संतोष कुमार की तरफ से कोई रिएक्शन, नगर आयुक्त की तरफ से कोई रिएक्शन या कोई कार्रवाई अब तक इस मामले में हुई है? देखिए, ये वीडियो अभी जस्ट वायरल हुआ है, आज लगभग 1:30 बजे के आसपास का है, और उसके बाद से ना तो जेई फोन उठा रहे हैं और ना ही इस पे नगर निगम के अधिकारी कुछ भी कहने के बदशान है। अब जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, जैसे जैसे रात हो जाएगी, जैसे जैसे इसका प्रचार होगा, तो शायद कहीं ना कहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अमित गंजू इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। फर्रुखाबाद में प्रॉपर्टी विवाद में वैश्य एकता परिषद के एक नेता की हत्या कर दी गई। घर के बाहर उनका शव पड़ा मिला। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एसपी से मुलाकात कर अपनी हत्या होने की आशंका जताई थी, जो अब सच साबित हुई है। फर्रुखाबाद में वैश्व एकता परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष सतीश चंद्र गुप्ता की हत्या से शहर में हड़कंप मच गया। उनका शव घर के बाहर पड़ा मिला। वो यहां पर अपने भतीजे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री अंकित गुप्ता के पास रह रहे थे। अंकित गुप्ता के मुताबिक उनका परिवार कायमगंज गया था। पड़ोसी ने उन्हें घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। काफी दिनों से विवाद चल रहा है। अलीगंज सूर्या साड़ी संसार वालों से विवेक अग्रवाल, संदीप अग्रवाल सेनापत निवासी 307 का मुकदमा भी पंजीकृत है, स्टे ले रखे हैं। उनसे ही विवाद चल रहा था। चूंकि मैं घर पर नहीं था, फोन से जानकारी हुई। इस वारदात में फायरिंग होने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया है। अभी तत्काल तो किसी प्रकार की फायरिंग की बात नहीं है बताई गई है, और न ही देख करके बॉडी को देख करके भी ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी प्रकार की फायरिंग से संबंधित चोट इत्यादि हो। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सतीश चंद्र गुप्ता ने एसपी से मिलकर हत्या की आशंका जताई थी। उन पर पहले भी जानलेवा हमला हो चुका था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूर्या वाजपेयी, न्यूज 18 फर्रुखाबाद। आगे बढ़ते हैं खबर मेरठ से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर सामने आया है। बिजली चोर दरोगा की न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद मेरठ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। हस्तिनापुर के एसओ रहे धर्मेंद्र सिंह को एसएसपी अजय सहानी ने सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र सिंह के भत्तों में भी कटौती की गई है। साथ ही अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। हस्तिनापुर जनपद मेरठ के थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के विरुद्ध पूर्व में प्रचलित जांच में दोषी पाए जाने के कारण उनको आज लाइन हाजिर किया गया था। थाना मेडिकल के कार्नेशन स्थित फ्लैट में विद्युत चोरी के संबंध में उनके विरुद्ध संबंधित टीम द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराए जाने के कारण उनको निलंबित किया गया है। साथ ही थाना हस्तिनापुर में फार्म हाउस के संबंध में उनके विरुद्ध जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। खबरें और भी हैं, फिलहाल उठाएं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज। करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। स्टूडियो से, सड़क से, उत्तराखंड के कोने कोने से, घर से बाहर, हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। परिवार सा है अपना देश। और अब बात कर रहे हैं आज के सबसे बड़े फैसले की। जी हां, आज सबसे बड़ा फैसला आया। पूरे देश की निगाहें आज टिकी हुई थी सीबीआई की विशेष अदालत पर, जहां पर 28 साल बाद बाबरी विध्वंस मामले में फैसला आना था और सबके सामने अब फैसला आ गया। फैसला सुनाते हुए सीबीआई जज ने मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। सभी जो आरोपी थे, आपको बता दें कि 32 जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया। 28 साल बाद यहां पर फैसला आया। इसमें लालकृष्ण आडवाणी, साध्वी रितंबरा, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, तमाम जो दिग्गज हैं उनके नाम शामिल हैं और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी के खिलाफ सबूत नहीं है और 28 साल एक लंबा वक्त था, उसके बाद जाकर के फैसला
आज आया है और आज सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई थी। तो आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे मसले में शुरुआत से लेकर आज तक क्या हुआ और आज कोर्ट ने इस पूरे मसले पर फैसले में क्या कहा। 28 साल बाद विवादित ढांचा विध्वंस मामले में बड़ा फैसला आया। सीबीआई की विशेष अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साथी रितंभरा समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत में सीबीआई के सबूत नहीं टिक पाए। फैसला सुनाते हुए जज एसके यादव ने कहा, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, घटना अचानक हुई थी। किसी भी आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं है। पेश किए गए फोटो और वीडियो को सबूत नहीं माना जा सकता। कोर्ट में टेम्पर्ड सबूत पेश किए गए। ढांचे को अराजक तत्वों ने तोड़ा है। सभी आरोपियों ने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक भीड़ आई और ढांचा तोड़ दिया। अयोध्या प्रकरण, विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था। ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी। फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं। फैसला आते ही साधु संतों में खुशी की लहर दौड़ गई। अदालत के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए जाने लगे। फैसले पर संत समाज ने खुशी जताई है। आरोप के कलंक से मुक्त हो गए, क्योंकि झूठे आरोप इतने लंबे समय तक झेलना वो भी विचित्र बात थी, लेकिन रामलला के कार्य में ये सब तो झेलना ही था। कभी भी सत्य का पथ आसान नहीं होता, उसमें बड़ी बाधाएं आती हैं, लेकिन अंदर से ये विश्वास होता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि झूठ के कभी पाँव नहीं होते और सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। आज आपने सही कहा, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। जिस समय अदालत फैसला सुना रहा था, उस दौरान मामले में आरोपी बनाए गए लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्रवाई देख रहे थे। फैसले के बाद लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर लड्डू बांटे गए। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। वहीं दूसरी ओर जफरयाब जिलानी ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। जजमेंट आज का जो है वो एविडेंस के भी खिलाफ है और लॉ के भी खिलाफ है, लिहाजा इसमें जो फाइंडिंग दी गई है वो एरोनियस हैं, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रेमेडी है। हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। अब क्या लगता है कि क्यों, चूँकि इतना लंबा चला, इतनी लंबी हियरिंग हुई, सब कुछ, उसके बाद आज ये कह देना कि वहाँ पर इनका कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। देखिए, ये तो आप पूरा देश ने देखा है। जो लोग भी 1992 में थे वो वहाँ से लेके आज तक सब जानते हैं। कोर्ट के फैसले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्याय की जीत बताया और कहा है कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं बाबरी विध्वंस पर फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने खुशी जाहिर की है। कल्याण सिंह का गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में कोरोना का इलाज चल रहा है। कल्याण सिंह की सेहत में अब काफी सुधार देखा जा रहा है। वहीं बाबरी के मामले में सभी आरोपियों के बरी होने के बाद कल्याण सिंह ने मिठाई खाकर खुशी जताई। कल्याण सिंह ने फैसले को न्याय की जीत बताया और कहा कि उनकी देश की न्याय व्यवस्था पर गहरी आस्था है। उन्होंने कहा कि फैसले के बाद से वे काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। इससे हम सब
प्रसन्न है, देश प्रसन्न है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। और फैसले के बाद खुशी है चारों ओर। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत द्वारा बाबरी मंदिर के आरोपियों को बरी होने के बाद अयोध्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। वहीं बाबरी फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला है। योगी ने कहा कि सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय का स्वागत है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पूज्य संतों, बीजेपी नेताओं, वे पदाधिकारियों, समाज सेवियों को झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया गया। इस षड्यंत्र के लिए इन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो जनता से कांग्रेस पार्टी माफी मांगे। योगी आदित्यनाथ ने यहां पर यह ट्वीट करके बताया कि कांग्रेस ने किस तरीके से झूठे मुकदमों में फंसाकर समाज सेवियों को बदनाम किया। उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय का स्वागत किया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।